अच्छा जी, ये मुझे बता दो कि ये वाली जो पीक है, ओए ओए, हाँ जी, ये वाली जो पीक है आपके पास, अच्छा इसका ग्राफ ना उल्टा ड्रॉ होता है, ठीक है। आपके पास ना ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अबव टू बिलो, ठीक है। मतलब हमारे पास जो उसका वेव नंबर है वो इधर लिखा होता है, ट्रांसमिटर्स का बेटे मतलब है कि कितनी एनर्जी जो है ना हमारे पास ट्रांसमिट होके आई है, ठीक है। मतलब उसमें से कितनी जो उसकी अमाउंट थी ना वो हमें मिली है बगैर अब्जॉर्ब हुए हुए, ठीक है। जैसे आपके पास ये जो अमाउंट है ना, ये पीक की हाइट यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब है इतनी सी अमाउंट जो है वो ट्रांसमिट हुई है, मतलब जो बाकी सारी अमाउंट है ना वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये भी जो बेटा पीक नजर आ रही है, ये पीक बता रही है कि इतनी ढेर सारी अमाउंट जो है ना वो इस पर्टिकुलर एनर्जी की ट्रांसमिट होकर आई है, ठीक है। तो इसे हम लोग एब्जॉर्बर्स ट्रांसमिटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी मिकदार में आए हैं ना, परसेंटेज, तो पता लगेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है। खैर ये आपके लेवल की चीज नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि बॉन्ड कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखो हमें मिल रहा है ये वाला बॉन्ड, तकरीबन 300 तक की रेंज का बॉन्ड, 3000 की रेंज का बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। ये पीक मिल रही है हम लोगों को। ये बेटा जो पीक है ये हम लोगों को मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 1750 पर सेंटीमीटर के ऊपर मिल रही है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, आवाज आ रही है सबको? यस मिस। अब ये बेटे हमारे पास है कार्बोनाइल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाली पीक तो कार्बोनाइल बॉन्ड की हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था टेबल में ये कार्बोनाइल बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एसीटोन में मेरा बेटा ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आपने अपने ना बॉन्ड ओपन करने होते हैं और उसमें पर्टिकुलर बॉन्ड ढूंढना होता है कि हमें हमारा जो मेन सिग्नेचर बॉन्ड है हमारे कंपाउंड के वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब एसीटोन में सिग्नेचर बॉन्ड हमारे पास होगा कार्बोनाइल बॉन्ड वाला। इसके अलावा हमारा सिग्नेचर बॉन्ड हो सकता है कि जी कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्ड है ना ये बड़ा डिफरेंट बॉन्ड होता है बेटा। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो मतलब ये बॉन्ड जो है ना वो डिफरेंट वाइब्रेट करेगा। आपने इनकी डिटेल केमिस्ट्री में आपने नहीं जाना, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो कि मैडम ये तो हमें नहीं पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मेरा बेटा आपको जैसे अभी पेपर में आया था ना आपके लिए, आपके पास टेबल मौजूद होगा, ठीक है। आपको आईआर का डाटा दिया जाएगा कि जी ये वाला टेबल है हमारा और इसके अंदर ये वाली पीक्स हो सकती है। मैं आपको जैसे अब रेफरेंस के तौर पर टेबल था ना, ठीक है, यस मिस। आपके पास टेबल होगा। आपने सिर्फ क्या कर, इवन आपके पास यहाँ पे देखो ना इधर टेबल नहीं किया हुआ, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि जी ये हमारे पास जो 100 पर सेंटीमीटर का जो है ना वो पीक है, यहाँ लेबल नहीं है, मगर आपके पास लेबल होगा, ठीक है। तो मेरा बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि ये पीक जो इस फ्रीक्वेंसी की मेरे पास अवेलेबल है ये मेरे टेबल में किस ग्रुप के साथ मैच कर रही है। और आपने बस वो फंक्शनल ग्रुप्स देख के बता देने हैं कि ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, या अल्काइल हैलाइड है, या अमाइन। आपने सिर्फ इतना करना है, आपके लेवल पे सिर्फ हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ओके मिस। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो ना लेबलिंग आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे हुई भी है। अभी आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, ये आपके पास ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। इसमें देखो OH बॉन्ड की आपको एक ब्रॉड सी पीक, हमें हमेशा ब्रॉड पीक मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। CH बॉन्ड मेरा बेटा हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह कार्बोनाइल बॉन्ड हमें स्पेसिफिकली मिल रहा है। तो ये आपके पास ना वेरी ब्रॉड CH बॉन्ड OH की कार्बोनाइल बॉन्ड की आपको पीक्स मिलेगी, ये फंक्शन ग्रुप रीजन में मिलती है। तो अपना फंक्शन ग्रुप बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं ये हमारे फिंगरप्रिंट ऊपर है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स नहीं, ये सारे ये CH3 वाले ग्रुप्स, कार्बन कार्बन ग्रुप्स, ये हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक हो गया। 1500 क्या हुआ ऐसा? 1500 1500 की रेंज तक क्या उससे बेटा ये पीछे ओवरलैप पीछे? कर रहे होते हैं, 1500 की इससे नीचे नीचे भी होते हैं, अच्छा ठीक है। उसमें ना रीजन ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लेके जाएंगे 1800 तक लेके जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं 1000 तक सफिशिएंट है, कुछ 1200 तक की रेंज ही बताते हैं, ठीक है। आपकी बुक में मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा हुआ 1500 है ना, चेक कर लो इतना ही है। आपकी बुक का जो रीजन 1200। नोट करें ना, ये रीजन ना हर बुक में डिफरेंट आते हैं, ठीक है। अच्छा
यहाँ आईआर में बेटा कोई मसला है तो मुझे अभी बताओ, शाबाश, आईआर आपकी कंप्लीट हो गई है। समझ में आ गया बेटे? आईआर में बेसिकली हमने 3-4 चीजें आपने याद रखनी है, मैं सीक्वेंस वाइज बोल देती हूँ अभी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम आईआर रेडिएशन को आपके मैटर के ऊपर बम्बार्ड कराएंगे या मैटर के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, जिससे उनकी वाइब्रेशंस जो है वो चेंज होगी, ठीक है, एंड वी विल मेजर दैट वाइब्रेशनल चेंज, ठीक है, इससे हमें उसके फंक्शनल ग्रुप का पता लग जाएगा। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्लस प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। व्हाट आर वाइब्रेशंस? 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है स्ट्रेचिंग, जिसमें हमारे पास बॉन्ड लेंथ वाइब्रेट करती है अबाउट मीन पोजीशन और बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। दूसरा होता है बेटा बेंडिंग, जिसमें आपकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, आपका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। दोनों की दोनों जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे पास चेंज हो सकती हैं अगर उस पर आईआर आके बम्बार्ड करेगी तो। सिर्फ वो वाली वाइब्रेशन जो है वो आईआर एक्टिव होगी या वो आईआर को एब्जॉर्ब करेगी कि जिसके नतीजे में हमारे पास डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी चेंज हो रही है। जिसके नतीजे में पोलैरिटी चेंज नहीं होती वो आईआर इनएक्टिव होती है और वो मॉलिक्यूल्स हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट लिख लो, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे एटम होंगे, डायटोमिक मतलब सिर्फ 2 एटम्स हैं, H2, O2, N2, ठीक है। ये मेरा बेटा दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय आईआर रेडिएशंस। वो सारे के सारे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इफ देयर डायपोल मोमेंट इज चेंज दे कैन बी डिटेक्टेड, वो आईआर एक्टिव होते हैं, ठीक है। हम उस पर आईआर रेडिएशन बम्बार्ड कराएंगे, उनकी डायपोल मोमेंट चेंज होगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो आईआर है और सेम फ्रीक्वेंसी से जो बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी रेजोनेंस होती है और वो एक्साइट कर जाते हैं। आफ्टर डी एक्साइटेशन जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हम उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर लेते हैं तो पता लग जाता है किस बॉन्ड ने कौन कौन सी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई भी होगी उससे हम अपने बॉन्ड को डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? यस मैम। बस इतना आपने याद कर। दूसरा बेटे है हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बेसिकली आपकी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। इसको पहले मैं बोर्ड पे करवाती हूँ। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों को जो सबसे बुरा टॉपिक लगता था एमओटी, याद है? यस मैम, इजी था। अच्छा, आपको याद है मेरा बेटा, उसमें हम लोग अभी हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस अपने एनर्जी लेवल्स देखेंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास याद है एक बॉन्डिंग एनर्जी लेवल बना था, फॉर एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड बना था हमारा। अब सिग्मा बॉन्डिंग का उतनी हायर पे हमारे पास कौन सा बना था? सिग्मा एंटी बना। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर पाई बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास तो मेरा बेटा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, एक हमारे पास उसके अल्टरनेटिव क्या बनेगा? पाई एंटी बनेगा। और बेटा कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम लोन पेयर का नाम भी देते हैं, और वो हमेशा सेम एनर्जी पे रहते हैं। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी ना, वही उसी एनर्जी के ऊपर ही रह के वो बगैर चेंज हुए यहाँ पे रहते हैं। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये जो आपके यूवी रेडिएशन होती है ना, इट कैन कॉज एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल है तो उनको हम जंप करवा सकते हैं फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी यूजिंग दीज रेडिएशंस। एक मिनट बेटे, रुकना सर। यार जब आप लोगों ने क्विज दिया था उस टाइम पे तो सर ने लास्ट लेक्चर में से दिया था ना, तो अगर आज मैं क्विज देने के लिए जाऊंगी तो मुझसे तो सर पूरी बुक में से ले लेंगे क्विज, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो कि सर मतलब कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ताकि एक दफा मैं उनको आने से पहले रिवाइज कर दूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का सिर्फ एक टॉपिक में से हुआ था तो वो सर ने रैंडमली ले लिया था, मैंने चूंकि अभी देना है तो मेरे तो पीछे से सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा स्लाइड्स है, मतलब सवाल साहब ने एक देना है, उसके चक्कर में मैंने पूरी किताब पढ़ लेनी है।
प्लीज एक दफा सर से ना बातों बातों में कंफर्म करो कि सर आपने ना किन टॉपिक से करना है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। और ग्रुप में एक दफा ना प्लीज सर से ना अनाउंस भी करवा दो कि सर आज कुछ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बता दें कब लेंगे सर। अच्छा बेटे, दीज आर योर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब मेरा बेटा जो आपकी यूवी रेडिएशंस होती हैं प्लस विजिबल रेडिएशंस होती है ना, दे कैन कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स, मतलब जो उनकी एनर्जी होती है ना वो इन एनर्जी गैप से मैच करती है। वाइब्रेशन की एनर्जीज कम होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो हमारे पास ज्यादा होता है। इसीलिए आईआर जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करवा सकती है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। उसके लिए हमें अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रीजन चाहिए होता है। अब इसमें देखो कौन कौन सी एनर्जीज है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये भी हो सकता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए, ठीक है। इसके अलावा सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है ना बॉयज, जाग रहे हो? Yes, miss. सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं ना हम लोग। इस तरह बेटा पाई से नॉन बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा हम लोग पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरह की हम लोग अपनी बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। इसी तरह नॉन बॉन्डिंग से हम एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग से भी हम पाई एंटी बॉन्डिंग में, और नॉन बॉन्डिंग से मेरा बेटा हम लोग जा सकते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जो बेटा लो एनर्जी लेवल्स है ना ये सारे के सारे, यानी हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, और जो ये सारे के सारे हैं वो हमारे पास मेरा बेटा आपकी एक्साइटेड स्टेट्स आ सकती है, ठीक है। Okay, miss. ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास आपका है ना ये सिग्मा से एंटी सिग्मा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है, ये में नजर भी आ रहा है ना, ये आपके बार आपका एमसीक्यूज में भी आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि किसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा सिग्मा सबसे लो में होता है और सिग्मा एंटी सबसे ऊपर होता है, तो जो एनर्जी गैप है वो इनका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो बेटे आपके पास रीजन है ना, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है और उसको हमने एंटी सिग्मा में एक्साइट करवाना है, तो उसके लिए जो बेटा एनर्जी चाहिए होती है वो होती है वैक्यूम आईआर में। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम यूवी में होता है। तो मेरा बेटा जो आपकी नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर है ना, आपकी यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, वो वैक्यूम के अंदर हम नहीं परफॉर्म करवा सकते, इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना या एक्साइट करवाने वाला काम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं हो सकता। इसीलिए अगर हमारे बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है तो मेरा बेटा वो आईआर से डिटेक्ट नहीं हो सकता, सॉरी यूवी से डिटेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा में सिर्फ ये एनर्जी लेवल्स होंगे, इसमें पाई और नॉन बॉन्डिंग होंगे ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को हमें सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में लेके जाना होगा, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारी वैक्यूम यूवी में फॉल करती है, वो नॉर्मल यूवी स्पेक्ट्रोमीटर उसको नहीं कर सकते। इसीलिए वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो मेरा बेटा आईआर यूवी से डिटेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। Yes, ma'am. इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना जिसमें पाई बॉन्ड होगा या जिसमें लोन, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आपका अल्कोहल है, अब इस अल्कोहल में मेरा बेटा हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, मगर साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना, ठीक है। तो ये अल्कोहल डिटेक्ट हो सकती है यूवी से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मेरा बेटा, ठीक है, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसमें देखो लोन पेयर्स भी हैं, तो ये भी हमारे पास मेरा बेटा डिटेक्ट हो सकता है यूवी से, ठीक है। आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अब उसमें देखो पाई बॉन्ड्स भी हैं और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स भी हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं, ये भी डिटेक्ट हो सकता है आपकी यूवी रेडिएशन से या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक हो गया। Yes, ma'am. अब इसके अंदर मेरा बेटा, अच्छा इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखना है, आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल हो रही है होमो एंड लोमो, ठीक है। व्हाट इज दिस होमो एंड लोमो?
यार स्केल की कितनी फजूल डायग्राम बनती है, मेरी राइटिंग पहले बड़ी खराब है और ये मजीद खराब है। अच्छा चलिए अब बेटा ये मेरे पास पाए हैं, ठीक है, पाए में 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं, ठीक है, मैंने कोई पर्टिकुलर ड्रॉ नहीं किया, ये मेरे पास पाए एंटी बॉन्डिंग है और ये मेरे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अच्छा बेटा टर्म इस्तेमाल होती है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा ऐसा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जो फिल हुआ हुआ है, ऑक्यूपाई हुआ हुआ है, फिल्ड हुआ हुआ है, कौन सा हुआ हुआ है इसके अंदर? पाई एंटीबॉन्ड, पाई सिग्मा एंटीबॉन्ड। एंटीबॉन्ड। तो ये नहीं सिग्मा एंटीबॉन्ड बेटा फील्ड कौन सा हुआ हुआ है? पाई एंटीबॉन्ड ये मेरा होमो कहलाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा लोमो, लोएस्ट उससे सिग्मा वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा कौन सा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी कम है और वो खाली भी है, अनऑक्यूपाइड है, एम्प्टी है? कौन सा वाला है? पाई। पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग हमारा लोमो है, ठीक है। अब बेटे हम करते क्या है, हम इसके ऊपर अपनी यूवी रेडिएशन बम्बार्ड करवाएंगे, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेरा बेटा सबसे पहले जंप करते हैं होमो से लोमो की तरफ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में, सबसे पहले बिल्कुल ऊपर वाले में। जो एनर्जी गैप इन दोनों के बीच का है, ये जो बेटा डेल्टा ई है ना, ये हमारे हर पर्टिकुलर बॉन्ड का पर्टिकुलर होगा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड था, या कार्बन ऑक्सीजन वाले का ट्रिपल पाई बॉन्ड था, या हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड था, या नाइट्राइल वाला पाई बॉन्ड है, मतलब कौन सा वाला पाई बॉन्ड है। ये मखसूस एनर्जी गैप जो है वो इनमें से किसी भी एक का हो सकता है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी इन दोनों की अब्सॉर्ब होगी ना, वो इस बॉन्ड के साथ मैच करेगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवाएंगे फ्रॉम होमो से लोमो की तरफ, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ चला जाएगा। अब जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की है ना, हम उसका लैम्डा निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। जैसे वहां पे बेटा हमने वेव नंबर निकाला था ना कि जी 17-20 पर सेंटीमीटर के ऊपर हमारे कार्बोनाइल बॉन्ड वाइब्रेट करता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेव नंबर है। यहाँ पे मेरा अपना कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा निकल के आता है, वेव लेंथ हम ले लेते हैं, कौन सी वेव लेंथ अब्सॉर्ब हुई है उसे हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। और ये एक मखसूस बॉन्ड की मखसूस वेव लेंथ होती है, ठीक है। और ये लैम्डा मैक्स की पीक से पता लग जाता है कि बॉन्ड कौन सा वाला था, ठीक है। तो ये मेरा बेटा आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको नजर आ रहा है मेरा बेटा। अब यहाँ पे ये मिथाइलिन ब्लू है आपके पास ना, इसमें देखो पाई बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर भी होगा नाइट्रोजन का, ये पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड है। तो इन पाई बॉन्ड्स को मेरा बेटा हम डिटेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर पाई बॉन्ड, एक पर्टिकुलर मेरा बेटा आपके पास जो है ना वो वेव नंबर एब्जॉर्ब करवाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, मतलब ये कि कितनी मिकदार में एब्जॉर्ब हुआ है। जितने ज्यादा वो बॉन्ड्स होंगे उतनी उनकी पीक हाई होगी। जैसे ये सारे बॉन्ड जो बेंजीन के हैं वो मेरा बेटा इस लैम्डा मैक्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला इधर इसकी मैं एवरेज दरमियान में से ले लेते हैं। ये मेरे बेटा जो लैम्डा मैक्स की एक और पीक आ रही है, ठीक है, ये हमें बताएगी, ये इस वाले बॉन्ड की पीक बता रही है, ठीक है, या ये लोन पेयर्स है इनकी पीक बता रही है, ठीक है। तो मेरा बच्चा हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास वो कौन सा वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसके अंदर, या कौन सा पाई बॉन्ड सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर अंदर अवेलेबल है। क्लियर है? यस मिस। मुश्किल तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? नो मिस। पक्का? बहुत मासूम सारी आवाज निकली है। अच्छा अब बेटा इसको हम लोग कहते हैं, ये बेटा बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री है ना। इमिशन में मेरा बेटा याद रखना, हम वो वाली एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं या स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं जो हमें आफ्टर डी एक्साइटेशन मिलती है, ठीक है, आफ्टर डी एक्साइटेशन। ठीक है, डी एक्साइटेशन एनर्जी को अगर हम स्पेक्ट्रम में ले लेंगे ना, ठीक है, तो मेरे बेटा उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड बाय हीटिंग और बाय एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इन दोनों के अलावा मेरे बेटा इसके हम लोग ना हीटिंग के अलावा, ये तो एनर्जी सोर्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर मेरे बेटा हम यूवी रेडिएशन भी बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है।
substance emits radiation of certain frequency, that is why it is called. अच्छा, ये तो जनरल इमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी हुई है, मेरा ट्राई निकल गया था। अच्छा, तो ये बेटे जनरल उसका लिखा हुआ है कि इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। आपके पास जब सब्सटेंस डी एक्साइट करता है और एनर्जी को इमिट करता है और हम उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लेंगे, उसको डिस्प्ले करा लेंगे, तो उसका इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रेडिएशन जो है वो हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में यूवी रीजन में भी लाई करती है और विजिबल में भी जो है ना वो लाई करती है। ये जो आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताएगी। कॉन्जुगेशन क्या होती है मेरा बेटा? आपके पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, खास तौर पे ऐसे सिस्टम जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड्स हो, ठीक है। आइसोलेटेड पाई बॉन्ड भी पता लगता है हमें, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड का सिस्टम होना, कॉन्जुगेटेड हो, आइसोलेटेड हो या कम्यूटेटिव हो या लोन पेयर्स हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो मेरा बेटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे कॉन्जुगेशन के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। डाइज का पता लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी ना, अब वो बहुत सारी जो डाइज है ना, वो मतलब कपड़े उनकी डाइज लगती हैं और वो अपने जो वेस्ट वाटर है ना उसके अंदर ना वो सारा डाई वाला पानी ना वो दरियाओं में फेंक रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उस वेस्ट वाटर का एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी डाइज आ रही हैं और उनकी कितनी कितनी मिकदार आ रही है, ताकि पता लग जाए कि अगर हम लोगों ने इस वाटर को प्योरीफाई करना है तो मुझे कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए या एनवायरमेंट खराब ना हो जाए, ठीक है। तो हम उसको ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ना हम क्या करते हैं, हम उसको पहले एनालाइज करते हैं कि उस पानी में कौन कौन सी डाइज हैं, कितनी कितनी मिकदार में है, ठीक है, ताकि हम उसको ट्रीट किया जा सके। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है मेरा बच्चा, ठीक हो क्या। आगे बेटे आपके पास सिंपल आपका यूवी का स्पेक्ट्रोमीटर दिया गया है, आपका लाइट सोर्स होगा, उसको मेरा बेटा हम लोग कोलीमेटर के साथ उसकी जो वेव लेंथ है उनको अलग अलग करेंगे, मोनोक्रोमेटर में से गुजारेंगे और फिर बारी बारी पर्टिकुलर जो आपके पास वेव लेंथ है ना उसको आपके सैंपल में से गुजारेंगे। कोविड कहते हैं सैंपल सेल को, छोटी छोटी ग्लास की ट्यूब्स होती है ये, ठीक है, इसमें से गुजारेंगे। आगे बेटा आपका फोटो सेल डिटेक्टर लगा हुआ है, ये लाइट को लेता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं और आपको डिजिटल डिस्प्ले में बता देते हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ आ रही है, कौन कौन सी अब्सॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही और कितनी मिकदार में अब्सॉर्ब हो रही है। ये बेटे आपके पास ग्राफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ। नो मैम। मैम आप मुझे एक बात बताएं कि फेडरल बोर्ड ने वो अनाउंस किया कि किस किस चैप्टर में से कितना कितना परसेंट आएगा? मेरा बेटा आपके पास सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है कि आपके जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे और जो आपके है ना एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो कितनी परसेंटेज होगी। अंडरस्टैंडिंग की परसेंटेज उन्होंने ना पहले आई थिंक सो 35 थी, अब उसको बढ़ा के अप्रोक्सीमेटली 65% तक कर दी है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक हमें जरूर दिया जाता है टेबल कि जी इस चैप्टर में से आपने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं, नॉलेज वाले कम बनाने हैं, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल है ना, एक मिनट, जैसे आपका चैप्टर है एनवायरनमेंट वाला, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, तो उस चैप्टर में ये जरूर मेंशन होगा कि पेपर बनाते हुए इस चैप्टर में से आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 1% लेना है या नहीं लेना, ठीक है, या इसमें से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को इस चैप्टर के लिए प्रेफर किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो आप किसी और चैप्टर में से प्रेफरेबली बना दें, मगर वेटेज कितनी होगी ये नहीं पता होता। मॉडल पेपर्स जो मैंने आपको सेंड किए हैं ना और उनके सॉल्यूशंस मैंने सेंड किए हैं उन सब के अंदर डिफरेंट परसेंटेज है, ठीक है। तो हर चैप्टर का बेटा अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है कि इस पेपर में हमने इस चैप्टर में से इतना पोर्शन लिया है, वो कंफर्म कभी भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जरूर हमें पता होता है कि ये चैप्टर जो है वो नॉलेज बेस्ड के लिए कंसीडर किया जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया। चलो बेटे आगे चलते हैं। आगे है आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR, ठीक है। अब इसको हमने मेरा बेटा, इसमें लफ्ज बड़े मुश्किल मुश्किल लिखे हुए हैं लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। आई होप सो कि इसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, आप कंसिडर करते हैं ये मेरा बेटा मेरा एक मासूम सा न्यूक्लियस है। आपको याद होगा ना हमने एक दफा पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा हो अपने मीन पोजीशन के अबाउट
तो मेरा बेटा वो टाइनी मैग्नेट की तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो राइट हैंड रूल में इसको अपने राइट हैंड में रो और इसकी स्पिन चेक करो। अभी मेरा आपको राइट हैंड तो नजर नहीं आएगा, तो बेटा आपकी जो थंब की है ना वो आपको बताएगी कि आपके पास जो है इसमें कौन सी चल रही है, नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है, ये हमने पढ़े हुए ना। यस मैम। सिमिलरली मेरा बच्चा जो आपके पास आपका अब जैसे ये है, इसके स्पिनिंग में थंब नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है, साउथ पोल ऊपर जा रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप कंसीडर कर लो कि जो बेटे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, सो दीज प्रोटॉन्स आर आल्सो स्पिनिंग। ये प्रोटॉन बेटा स्पिन कर रहे होते हैं, चूंकि अब ये चार्ज पार्टिकल है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। न्यूक्लियस के अंदर मेरा बेटा चार्ज पार्टिकल मौजूद है और उनकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब ये न्यूक्लियाई आपका स्पिन करता है तो इसका मतलब है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियर चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जब वो स्पिन करता है मेरा बेटा तो इट आल्सो बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, एज अ टाइनी बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल ऊपर बनेगा, साउथ पोल नीचे बनेगा, ठीक है। तो जो हर न्यूक्लियाई होता है मेरा बेटा वो हमारे पास एक छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स की तरह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास ये मैंने इथेन ड्रॉ किया है, मेरे पास मेरे बेटा इस टाइम पे 8 न्यूक्लियाई अवेलेबल है, हाइड्रोजन के 6 हैं और 2 कार्बन के न्यूक्लियाई हैं। हर एक न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई मेरा बेटा एक पर्टिकुलर स्पिनिंग शो कर रहा होगा, इसका एक अपना मेरे पास हो सकता है स्पिनिंग हो, इसका नॉर्थ पोल इधर है, फॉर एग्जांपल इसका साउथ पोल इधर है, इसका न्यूक्लियाई अपनी स्पिनिंग कर रहा है, इसका नॉर्थ इधर है, इधर इसका साउथ है, ठीक है। तो बेटा हर एक जो न्यूक्लियाई है ना वो अंदर अंदर छोटा छोटा एक ना मैग्नेट बना हुआ है। नाम ये की शान है, क्या कुछ रखा हुआ है उसने, ठीक है। तो मेरा बेटा अब इनकी अपनी एक स्पिन है, मतलब अपनी स्पिन थी ना, अपने हिसाब से स्पिन कर रहे थे, तो किसी का नॉर्थ पोल किधर है, किसी का नॉर्थ पोल किधर है, किसी का साउथ पोल किधर है, ठीक है। इन सब की अपनी अपनी फील्ड है, इसे बेटे हम कहते हैं ये इनकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस यस। अच्छा, अब इमेजिन करो, फिलहाल न्यूक्लियस को छोड़ दो, आपके पास ये मेरा बेटा एक मैग्नेट था आपका, ठीक है। उसका नॉर्थ पोल इधर था, उसका साउथ पोल इधर था। मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, ठीक है। मैंने मेरा बेटा इधर कर दिया आपके पास नॉर्थ साउथ पोल और इधर मैंने कर दिया नॉर्थ पोल। अब इस मैग्नेट के साथ क्या होगा? रिपेल करना शुरू कर देगा। एक्जेक्टली, ये रिपेल करेगा और ये खुद को ऐसे रिपेल करेगा कि जो इसकी नॉर्मल ओरिएंटेशन है ना ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या है, इधर नॉर्थ आ जाएगा, इधर मेरे पास साउथ आ जाएगा, ये इसकी नेचुरल ओरिएंटेशन है, इसे ये कहते हैं अलाइनमेंट है इसकी। क्या है? अलाइनमेंट। नॉर्मली अलाइन हो गया है, नेचुरली अलाइन हो गया है लो एनर्जी के ऊपर, इसमें इसको कोई खास काम नहीं करना पड़ा। लो एनर्जी थी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी कि मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो जो उस फील्ड के हिसाब से इसकी अपनी नेचुरल नॉर्मल लो एनर्जी की अलाइनमेंट थी, ये वैसे अरेंज हो गया। साउथ पोल नॉर्थ के सामने आ गया और नॉर्थ पोल साउथ के सामने आ गया। ये जूम वाले क्या करते रहते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा? अब अब आप एक इमेजिन करो कि आपने जबरदस्ती इसको उठा के फ्लिप करना है। क्या करना है? फ्लिप करना है। अब फ्लिप का मतलब क्या होगा कि मैंने क्या करना है मेरा बेटा, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने करना है, फ्लिपिंग करनी है मैंने, ठीक है, फ्लिपिंग करनी है। तो जबरदस्ती खींच के मैंने इसको कहाँ लेके जाना है, मैंने नॉर्थ को इधर करना है और साउथ को मैंने इधर करना है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, ठीक है। आप अपने हाथ में बॉल पेन पकड़ो और उस बॉल पेन को आप फ्लिप करो, ठीक है। तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग था। अगर ये मैग्नेट वीक है, अगर ये मैग्नेट वीक है तो थोड़ी सी एनर्जी लगा के आप इसको फ्लिप कर लोगे ना अपने हाथ से। यस। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल से आप इसको खींच के जोर लगा के आप इसको फ्लिप करोगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से उठाओ, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, इसको नीचे की तरफ से घुमाते ना अपने बॉल पर, जैसे आप हाथों में घुमाते हो, बिल्कुल वैसे हमने इसको फ्लिप करना होता है, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी, इसको हम लोग लेके गए हैं, ठीक है, हाई एनर्जी के ऊपर, हाई एनर्जी के ऊपर, और हमने इसको रिपल्जन की तरफ लेके गए हैं। ये अट्रैक्शन में था, इसको हम रिपेल की तरफ ले गए।
हम इसको लो एनर्जी अलाइनमेंट से हाई एनर्जी अलाइनमेंट में लेके गए हैं और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी है, ठीक है। वो जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड के ऊपर। ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये जो मैग्नेट था, इसकी स्ट्रेंथ पे। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रखी हुई है फिक्स्ड, ठीक है ना, मेरा बेटा आपका मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा, हमें उतनी एनर्जी देकर उसको फ्लिप कराना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी है वो सिग्नेचर होगी इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मेरे पास कार्बन का न्यूक्लियाई है और उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो मेरा बेटा इसको फ्लिप कराने में एनर्जी मेरी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन का जो होगा। यही है ना, ठीक है। अगर मैंने इस वाले को फ्लिप करवाना है, ठीक है, और मैंने इस वाले को फ्लिप करवाना है, तो मुझे कार्बन के ऊपर ज्यादा एनर्जी लगेगी और हाइड्रोजन के ऊपर कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो उसकी ये जो स्पिनिंग को हमने रिवर्स करना है। असल में बेटा हम स्पिन को रिवर्स कर रहे होते हैं। ये जो आपका न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियाई मेरा बेटा अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करे, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, अगर मैंने इसको फ्लिप करवाना है तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज के बजाय अब मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये साउथ पोल इधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। तो फ्लिपिंग का मतलब ये है कि हमने उनकी स्पिन चेंज करनी होती है, हमने उनको स्पिन को ऑपोजिट करना होता है और उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी मेरा बेटा हम अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से लेते हैं उसको, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक ऐसी वेव्स है मेरा बेटा जिनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो आपकी न्यूक्लियाई की स्पिन को उल्टा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सिंपल एक काम करते हैं, हम मेरा बेटा अपने मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, और वो जो जो उनकी नेचुरल उनकी स्पिनिंग है उनके हिसाब से वो उसमें अरेंज हो जाते हैं। हम उस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स बम्बार्ड करवाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या करती हैं, वो उन सबकी स्पिन को उल्टा कर देती हैं, फ्लिप कर देती हैं। अब जिस जिस एटम ने या ग्रुप ऑफ एटम ने, हो सकता है ये सारे मिलके ओवरऑल एक फील्ड जनरेट कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी हम ग्रुप ऑफ एटम्स में से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जितनी जितनी एनर्जी चाहिए होती है उनको फ्लिप करने के लिए, वो एनर्जी सिग्नेचर होती है उस पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम का या उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का। तो उससे पता लग जाता है कि आपका न्यूक्लियस कौन सा है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया इसका? यस मिस। बस सिर्फ ये पता करना है कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो बस उसको उठा के उल्टा कर दो। अब उल्टा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो पता लग जाएगा कि मैग्नेट की नेचर क्या है, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR, using the used to find the nature of the nuclei having magnetic moment, मतलब उसमें कोई ना कोई उनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको मेरा बेटा हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको प्लेस करते हैं। उससे हमें हमारे एटम की जो न्यूक्लियाई है उसकी नेचर का पता लग जाता है कि वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई था या कार्बन का था या नाइट्रोजन का था। न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी बार मैग्नेट्स ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। छोटे छोटे मैग्नेट्स के तौर पे बिहेव करते हैं क्योंकि हमारे न्यूक्लियाई जो पूरा एटम बिहेव करता है और न्यूक्लियाई भी स्पिन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल एक बार मैग्नेट बन जाता है। स्पिन फ्लिपिंग क्या चीज है? The nuclear magnet can have two alignment of low energy and high energy. Nuclear magnetic can be changed from low energy alignment by supplying the energy. उसको low energy से हम high energy में लेके जाते हैं अगर हम उसको energy provide करते हैं तो। जैसे ये बेटे आपको नजर आ रहा है, ये आपका छोटा सा बार मैग्नेट है, ये आपका प्रोटॉन स्पिन कर रहा है। तो जैसे इसके गिर्द गिर्द फील्ड जनरेट होती है, वैसे इसकी गिर्द गिर्द बेटा क्या होती है, फील्ड जनरेट होती है। तो ये हमारी एक नेचुरल अलाइनमेंट थी। ये बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, BO बेसिकली आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने अपना एक न्यूक्लियर इसमें प्लेस किया, न्यूक्लियर खुद ब खुद उसके हिसाब से अरेंज हो गया। आपने इसको क्या किया, उसको फ्लिप कर दिया, साउथ पोल को ऊपर कर दिया, नॉर्थ पोल को नीचे कर दिया, उसको हम कहते हैं ये हमारी हाई एनर्जी है, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्पिन फ्लिपिंग इज प्रोवाइडेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से उसको देते हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी हमें देनी है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियाई किस चीज का था, कार्बन का था कि हाइड्रोजन का था। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द एटम कौन से लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं या इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन लगा हुआ है। सो एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, मतलब साथ वाले जो नेबरिंग न्यूक्लियाई हैं वो भी आपकी, क्योंकि बहुत करीब करीब है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो बड़ा NMR का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमें ये बताता है कि ये मेरे पास CH2 ग्रुप लगा हुआ है,
मगर वो साथ में ये भी बताता है कि इसके इर्द गिर्द OH ग्रुप लगा हुआ है या सिंपल कोई और CH2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इस ग्रुप का भी बताएगा और इसके नेबरिंग आइटम्स का भी बताएगा। ठीक है, तो इससे हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है बेटे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटा सिंपल आपके पास जो है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन दी हुई है। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा सैंपल है। इस सैंपल के अंदर मेरा बेटा हमने अपना वो मॉलिक्यूल जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है ना, वो हमने फिल किया हुआ है। इसके ऊपर मेरा बेटा हमने 2 कॉइल्स लगाई हुई होती है। एक हमारी ये कॉइल है जो इसके ऊपर लगी हुई होगी, ठीक है, और एक तरफ से जा रही है, इधर से निकल के आ रही है, इसे हम कहते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी। और दूसरी मेरा बेटा हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट लगाते हैं और पूरी ट्यूब को फील्ड के अंदर रख देते हैं। इसके ऊपर एक और बेटा फील्ड लगी हुई होगी, कॉइल लगी हुई होती है, वो हमारी आउटपुट की होती है। यहाँ से हमारे पास वाइब्रेशंस जाती हैं, सैंपल उनको IR को सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को एब्जॉर्ब करता है और उनकी स्पिनिंग चेंज होती है, और जो पीछे बच गई है ना वो हमारे पास आउटपुट से बाहर आ जाती है। और उसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं कि कौन कौन सी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी कितनी एनर्जी की एब्जॉर्ब हुई है। इसका पता लग जाएगा कि अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट मौजूद थे, तो वहां से हम अंदाजा लगाएंगे कि वो कौन कौन सी वाली हमें जो पीक्स है ना वो अवेलेबल होगी। जहां तक कोई मसला है तो बेटे बताओ मुझे। नो मैम। ठीक है, ये नो वैसे ही बोल रही हूँ, बाकी समझ में आ रहा है? आ रही है मिस। आ रहा है ना? सिंपल बड़ा प्रिंसिपल समझना, ये आपके पास वही चीज आ रही है। ठीक है, सिंपल आपके पास मेरा ये सैंपल था, इसकी फील्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इनपुट फ्रीक्वेंसी लगाई हुई है और यहाँ पे हमने आउटपुट फ्रीक्वेंसी लगाई है और यहाँ पे हमें पीक्स मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी सैंपल ट्यूब है। अब बेटे बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी अब की बार आया था ना। अब बेटा सैंपल को हम लोग लेके जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बेटे हमें पीक्स मिल गई है डिफरेंट। यहाँ पे आपको जो बेटे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, याद रखना, ये NMR हम हर एटम के लिए कैलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है HNMR, हाइड्रोजन NMR। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन है ना वो कहाँ कहाँ है, उनके इर्द गिर्द कौन कौन से हाइड्रोजन है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई होगा, कार्बन ऑक्सीजन के आइडेंटिफाई नहीं होते। इसी तरह अगर हमारे पास है PNMR, फास्फोरस NMR, ठीक है, NNMR, नाइट्रोजन NMR, कार्बन NMR, ठीक है, तो आपके पास हम हर एटम के न्यूक्लियाई को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर टेक्निक से। अब बेटे होता ये है कि हम लोगों ने अपना जो भी सैंपल लिया उसको हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर ना, एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो हमारे पास होता है TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन। इसका बड़ा स्ट्रक्चर है सिलिकॉन, CH3 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 CH3। इसमें मेरा बेटा मुझे बताओ, अच्छा मैं दोबारा बेटा आपको लिंक सेंड करती हूँ, फिर वो हमारे पास खत्म होने वाला है टाइम। ठीक है, मैं दोबारा आपको सेंड